करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। एमसीक्यूज होंगे और स्टैटिक जीके को भी कवर करने का प्रयास होगा। तो आपके लिए है पहला प्रश्न, किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है? हु इज नॉन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर युआन लिंगपिंग, एडम स्मिथ। तो आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। ये प्रश्न कल छूट गया था, इसलिए मैंने आज इसे आपके सामने प्रस्तुत किया है। इकोनॉमिक इकोलॉजी का अर्थ क्या हुआ? अर्थात ये इस तरह का पारिस्थितिक तंत्र करना चाहते थे जिससे कि आर्थिक उपार्जन तो हो ही लेकिन इकोलॉजी मेंटेन रहे। जैसा कि हमने कल ही जाना था कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाकर एवरग्रीन रेवोल्यूशन बनाना चाहते थे, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है वो नुकसान एवरग्रीन रेवोल्यूशन में नहीं होगा। ठीक है, तो इन्हें यह उपाधि जो दी गई थी, यह जो नाम दिया गया था सुप्रीकोर्ट, वह दिया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम नामक संस्था ने। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर आप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है आपको। जैसे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है नैरोबी में, केन्या में है नैरोबी, उसकी राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, 5 जून 1972 को। अब आपको कमेंट करके मुझे बताना है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कार्यकारी निदेशक, उनका नाम है इंगेर एंडरसन। अगला प्रश्न, किस तिथि को खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता, यहाँ गलती से जागरूकता लिखा गया, जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? When is the International Day of Awareness of Food Loss and Waste observed? 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। देखिए, हम लोग जो खाते हैं उसमें से प्रत्येक व्यक्ति एवरेज 74 किलो, जी हाँ, साल में 74 किलो भोजन बर्बाद करता है। कितना ज़्यादा बर्बाद करते हैं। और इसका 2023 का इस दिवस का थीम है भोजन की बर्बादी रोको लोगों और ग्रह के लिए, स्टॉप फूड वेस्ट फॉर पीपल एंड प्लानेट। इसे 2020 से मनाया जा रहा है, यानी चौथी बार इसे मनाया जा रहा है। और इस इंडेक्स को भी तैयार करने वाली संस्था का नाम है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। विश्व में अगर हम लोग देखें तो 2021 में 3 अरब लोग से अधिक लोगों के पास स्वस्थ भोजन, अच्छा भोजन उपलब्ध नहीं था। और 2022 में देखें तो 783 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। हम लोगों ने पिछले वीडियोज में सतत विकास की बात की थी, उसे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो वहाँ पर देखेंगे तो SDG जो 12वां है उसके कई सारे जो टारगेट्स हैं, लक्ष्य हैं, उसमें एक लक्ष्य यह भी है कि प्रति व्यक्ति जो भोजन की बर्बादी होती है उसे कम किया जाए। अब मैंने अभी आपको बताया कि लगभग प्रति व्यक्ति हम लोग 74 किलो भोजन बर्बाद करते हैं हर साल, और यह अमीर और गरीब देशों में लगभग बराबर ही है। यहाँ अमीरी गरीबी से कोई अंतर नहीं, क्योंकि बर्बादी क्या है, वो है भोजन की बर्बादी करना क्या है, वो एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। इससे ग्रीन हाउस गैस भी निकलता है। आप फेंकिएगा, वह कचरा होगा एक तरह का, उससे ग्रीन हाउस गैस निकलेगा, तो पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार होता है यह। और लगभग 8 से 10% ग्रीन हाउस गैस इमिशन के लिए यह जिम्मेदार होता है, यह IPCC का कहना है। और इससे क्या होगा, इससे भोजन के लिए जो सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा और पोषण, वह सबसे अधिक प्रभावित होता है। सप्लाई चेन इससे प्रभावित होता है, क्योंकि जिनको एक रोटी से काम चल जाएगा वो 2 रोटी लेकर एक को बर्बाद कर रहे हैं, तो सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है, आदि कई समस्याएं भी आती हैं। अगला प्रश्न, अभी तक अभिलिखित रिकॉर्डेड सबसे गर्म महीना कौन सा रहा है? विच वॉज द वार्मेस्ट मंथ एवर रिकॉर्डेड? जून 2023,
जुलाई 2023, मार्च 2023, अप्रैल 2023। तो यह रहा है जुलाई 2023। देखिए जुलाई 2023 के बारे में कहा जा रहा है कि यह 1,20,000 सालों में सबसे गर्म महीना रहा है। जी हाँ, 1,20,000 सालों में। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? इसके लिए वैज्ञानिकों ने गुफाओं में जो बचे हुए डिपोजिट्स अवशेष है उनका अध्ययन किया। जो जीव जम गए हैं, उन पर कैल्शियम की परत चढ़ गई है, उनका अध्ययन किया। कोरल का अध्ययन किया। और इस सब का अध्ययन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पिछले 1,20,000 सालों में सबसे गर्म महीना रहा है। और अगर हम लोग नासा की बात माने तो 1880 जब से इन आंकड़ों को दर्ज किया जा रहा है ऑफिशियली, तब से जो पिछले 5 सबसे गर्म जुलाई रहे हैं वो पिछले 5 सालों में ही रहे हैं। इसलिए हम लोगों को पर्यावरण को बचाना है। अपने फुटप्रिंट्स को, कार्बन फुटप्रिंट को कम कीजिए। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ होता है कि हम लोग जो भी प्रयोग करते हैं उसका कहीं ना कहीं वो जलेगा, गलेगा, तो वह कार्बन उससे निकलेंगे, कार्बन के यौगिक, और वहाँ जो है उससे क्या होगा? उससे प्रदूषण बढ़ेगा, उससे विश्व की गर्मी बढ़ेगी। वैश्विक इनोवेशन नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? 21वां, 28वां, 40वां, 102वां? तो वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स में, सूचकांक में भारत का स्थान 40वां रहा है। और यह पिछले साल भी इतना ही रहा था। इस तरह से भारत ने पिछले साल जो स्थिति थी उसे बनाए रखा है। और अगर हम लोग देखें तो 2015 में 81 पर था भारत, और यह 2022 से अब फिर 23 में भी 40 की स्थिति पर पहुंच गया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार के प्रयासों के कारण ऐसा हो पाया है। और 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वां स्थान भारत ने बना लिया है। अब अगर हम लोग इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को देखें 2023 को, तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है वह है स्विट्जरलैंड का। और स्विट्जरलैंड पिछले 13 सालों से इस सूचकांक में पहले स्थान पर बना हुआ है। टॉप 5 में सिंगापुर ने नई एंट्री की है जो कि 5वें स्थान पर है। स्वीडन भी ऊपर चढ़ा है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, स्वीडन दूसरे स्थान पर, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर, और यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन चौथे स्थान पर है, और सिंगापुर 5वें स्थान पर है। एशिया से अगर हम लोग देखें तो कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे दक्षिण कोरिया के नाम से हम लोग जानते हैं, वह 10वें स्थान पर है। तो एशिया से 2 एंट्रीज हैं, सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। अब अगला प्रश्न, वैश्विक इनोवेशन नवाचार सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? ये हमेशा रिलीज करती है, 2023 ही नहीं, कभी पिछले साल भी। एक संस्था है, उसका नाम बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, विश्व बौद्धिक अधिकार संगठन, IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, WIPO। तो यह सूचकांक जारी करने वाली संस्था है विश्व बौद्धिक अधिकार संगठन। और इसकी जो इस इंडेक्स का जो इस बार का थीम था वो था इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता के सामने, अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार। क्योंकि अभी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, विश्व में बहुत जगह उथल पुथल चल रहा है, तो इसीलिए ये थीम रखा गया है। अगला प्रश्न, अब हम लोग प्रश्न को देखने से पहले थोड़ा जान लेते हैं वाइपो के बारे में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक अधिकार संगठन, इसकी स्थापना 1967 में, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये मत कह दीजिए अब कि पक्षपात हो गया भाई, स्विट्जरलैंड इसलिए 13 साल से नंबर 1 है, नहीं, वहाँ पर इस चीज़ में बहुत शुरू से ही काम करते रहे वहाँ इनोवेशन में। और स्विट्जरलैंड केवल घड़ियों के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि नए नए आविष्कार करने के लिए भी जाना जा रहा है। तो इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इस संस्था का उद्देश्य है विश्व भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक अधिकार को बढ़ावा देना और संरक्षण देना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि बुद्धि से, यानी
दिमागी कार्य से जो कुछ नया बनता है, जैसे कोई किताब की रचना कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई म्यूजिक बना रहा है, तो या कोई डिजाइन बना रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बौद्धिक अधिकार के अंतर्गत आती हैं, जैसे ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट इत्यादि कई चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पर दो कन्वेंशन जो है इसके वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है बर्न कन्वेंशन और एक है मार्कस वीआईपी ट्रीटी। तो बर्न कन्वेंशन 1886 में हुआ था और इसे कह सकते हैं आप कि इसे कॉपीराइट का संरक्षण देने वाला यह कन्वेंशन है, और इसके अंतर्गत जो साहित्यिक और कलात्मक जो कार्य होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है ताकि उनका कोई मनमाने ढंग से अपना कहकर अपना बताकर यूज नहीं कर ले, उपयोग नहीं कर ले। मार्कस वीआईपी संधि, मार्कस के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पिछले वीडियो में आप जान सकते हैं कि यह मोरक्को में है। जब हमने मोरक्को के भूकंप को कवर किया था तो मार्कस वीआईपी संधि जो है वह ऐसी संधि है जिसके माध्यम से कि नेत्रहीन लोगों को, दृष्टिबाधित लोगों को किताबें उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत जो कॉपीराइट वाली किताबें भी हैं वो भी ब्रेल में इत्यादि में संस्थाओं के द्वारा, जो इस संधि की हस्ताक्षर करने वाले देश हैं, वहाँ पर इन किताबों को ब्रेल में छापा जा सकता है, कॉपीराइट की हुई किताबों को भी। अगला प्रश्न, भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? एक है भारतीय भाषा उत्सव और टेक्नोलॉजी, और दूसरा है भारतीय भाषा समिट। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी एंड भारतीय भाषा समिट बीइंग हेल्ड? जयपुर, कोलकाता, कोच्चि, नई दिल्ली। तो यह आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक बढ़ाना है? इंडिया एम्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू 25% बाय द ईयर। ए 2025 2025, बी 2030 2030, सी 2035 2035, डी 2047 2047। तो भारत विनिर्माण की हिस्सेदारी को 25% तक 2025 तक बढ़ाएगा। याद करना बहुत आसान है, 25% 2025। और विनिर्माण क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पे कुछ भी मैन्युफैक्चर हो, कुछ बन रहा हो, कपड़ा बन रहा हो, जूता बन रहा हो, घड़ी बन रहा हो, मोबाइल बन रहा हो, ये सब जो है बनना जो है वही है विनिर्माण। और जैसे ये सॉफ्टवेयर कंपनियां, बीपीओ, ये सब क्या है? सेवा क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र होता है। तो विनिर्माण क्षेत्र जो है वह अभी जीडीपी का 17% उत्पादन करके देता है, यानी देश के जो कुल सकल घरेलू उत्पाद है उसका 17% विनिर्माण क्षेत्र से ही आता है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से ही आता है। भारत सरकार विनिर्माण को बहुत आगे बढ़ावा दे रही है, आगे बढ़ा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें रोजगार की काफ़ी संभावना है, इसीलिए यहाँ पर 25% 2025 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? अर्जुन राम मेघवाल, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति केटी शंकरन, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। तो भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। अभी हाल ही में इस आयोग ने एक रिपोर्ट दी है जिसे रिपोर्ट संख्या 283 बताया जा रहा है। यह इस रिपोर्ट में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जो पॉक्सो एक्ट है, उसमें जो एज ऑफ कंसेंट होता है, सहमति की आयु, यानी संबंध बनाने के लिए जो सहमति की आयु होनी चाहिए, उस पर विवाद चल रहा था कि उसे 18 से कम कर दिया जाए। लेकिन इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नहीं, इसे 18 ही रखा जाए। कुछ स्थितियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, उसके लिए केस टू केस वैरी करेगा और उस पर न्यायालय अपना डिसीजन लेगा। और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा वो है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वो अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न,
नाविक का पूर्ण विस्तार क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाविक? नेशनल एविएशन एंड व्हीकुलर इंफॉर्मेशन चैनल, नेविगेशन एंड व्हीकुलर इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेलेशन, नेशनल एरोस्पेस वेरिफिकेशन विथ इंडियन क्रेडेंशियल्स, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो नाविक का फुल फॉर्म क्या है? तो नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। इसे IRNSS भी कहा जा रहा है, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इस नाम से स्पष्ट है कि यह क्षेत्रीय है। अभी इसमें इतने सैटेलाइट नहीं लगे हैं कि यह पूरे विश्व का कवर कर पाए, लेकिन यह भारत और उससे बाहर लगभग 1500 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहा है। ये तो पूरे दक्षिण एशिया जो महाद्वीप है उसको यह कवर कर रहा है। और इसके विकास के पीछे सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें भारत ने अमेरिका से कहा कि आप हमें GPS डेटा उपलब्ध कराइए, जिससे कि जो आतंकवादी किस स्थिति पर हैं, कहाँ पर हैं, यह पता चले। लेकिन अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया। तो भारत ने कहा कि ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है, हम अपना ही बना लेते हैं। और अगर देखें तो दुनिया में कई सारे देशों में ऐसे जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं उनका विकास किया जा रहा है। तो अमेरिका का GPS है, रूस का ग्लोनास है, चाइना का बैदू है और जापान का मिचिबिकी है, जिसे कि क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम QZSS भी कहते हैं। जापान का रीजनल है, अभी क्षेत्रीय ही है, लेकिन बाकी जो है वो पूरे विश्व को कवर करने की स्थिति में आ गए हैं। चाइना का थोड़ा सा भी बाकी है, लेकिन हो जाने वाला है। अब नाविक की चर्चा क्यों आई? तो अब सरकार यह चाह रही है कि जितने सारे मोबाइल डिवाइसेज हैं उनमें, या GPS जो डिवाइसेज, जिन सारे डिवाइसेज में GPS है, उनमें GPS ना होकर, जो अमेरिका का है वो ना होकर नाविक हो। तो उसके लिए अभी जो कुछ कंपनियां हैं जैसे चिप बनाती हैं, जैसे क्वालकॉम है, वो नाविक अपने कुछ चिप्स में डाल रही थी। लेकिन अब हमारे देश की ही एक फर्म मंजीरा डिजिटल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मंजीरा डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड जो हैदराबाद की है, वह इन चिप्स को डिजाइन करेगी और उनका प्रोडक्शन भी करेगी। इससे आसानी से और जल्दी से नाविक को हम लोग देख पाएंगे अपने मोबाइल्स में आने वाले समय में। अब नेविगेशन सिस्टम्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो नेविगेशन सिस्टम वही है कि लोकेशन पता चल जाता है कहाँ क्या जा रहा है। अगला प्रश्न, 8 प्रमुख उद्योगों के संयुक्त सूचकांक में निम्न में से कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? Which of the following industry is not part of index of 8 core industries? 8 प्रमुख उद्योगों का एक संयुक्त सूचकांक है, उसके बारे में बताना। तो इसके ऑप्शंस हैं A सीमेंट, B बिजली इलेक्ट्रिसिटी, C उर्वरक फर्टिलाइजर्स, D सॉफ्टवेयर। तो इसका उत्तर होगा D सॉफ्टवेयर। 8 प्रमुख उद्योग जो हैं वो हैं सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल क्रूड ऑयल, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, उर्वरक फर्टिलाइजर्स, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स रिफाइनरी उत्पाद और स्टील या इस्पात। देखिए इन सब उद्योगों के बारे में अगर देखें तो ये सारे उद्योग जो हैं वो क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना के निर्माण में। जैसे सड़क बनेगा तो सीमेंट चाहिए, या फिर बिजली चाहिए। तो जो परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर देखें आप तो रेलगाड़ी अब चलेगी, तो उससे आप सारा चीज़ का निर्णय ले सकते हैं कि सीमेंट चाहिए, कोयला चाहिए, रिफाइनरी जो थर्मल पावर्स हैं वो कोयले से हैं तो कोयला चाहिए, बिजली बनेगा, कच्चा तेल चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए बिजली चाहिए। तो ये सब चीज़ें, उर्वरक भी जो है वो प्रमुख उद्योगों में से, क्योंकि कृषि के लिए वो बहुत ही जरूरी है। तो इन 8 का आपको नाम याद रखना है। 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं? सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट और स्टील। 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, बी नीति आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान। हु रिलीजेस इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज? ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो इसे जारी करता है आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। ये
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग है, उसी के अंदर ये आर्थिक सलाहकार का कार्यालय होता है। वहीं पे सूचकांक के जो डेटा होते हैं उनको संकलित किया जाता है और फिर इंडेक्स को जारी किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स? 2004-05, 2004-2005, 2011-12, 2011-2012, 2016-17, 2016-17, 2020-21, 2020-21। तो इसका आधार वर्ष है 2011-12। महंगाई के आकलन के लिए इसी का डेटा आमतौर पर यूज किया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने इस राष्ट्र के साथ समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के 30 साल पूरे किए। रिसेंटली इंडिया कंप्लीटेड 30 years of maritime bilateral exercise with this nation. संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, रसिया। तो यह किया है भारत ने सिंगापुर के साथ। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं सिम्बैक्स, इसे सिम्बैक्स के नाम से जाना जाता है। सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, इसके 30 साल पूरे हो चुके हैं। अगला प्रश्न, किस दिन विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 28 सितंबर, 28th of September, 25 सितंबर, 25th of September, 29 सितंबर, 29th of September, 30 सितंबर, 30th of September। तो यह मनाया जाता है 29 सितंबर को। और इस बार इसका थीम है यूज हार्ट नो हार्ट, अपने दिल को का उपयोग करो और दिल को जानो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, उन्हें भी कहें कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, अच्छा वीडियो बनाता है। कमेंट करें ताकि मेरी और हौसला अफजाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।